हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले अपने 2 वीडियो डाले हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के, मैंने उसमें काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की थी। तो आज उसी के क्रम में मैं आपको जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भारत का भूगोल। अब अगर हम बात करें भारत के भूगोल में, तो देखिए ये पॉइंट टू पॉइंट है। आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी भौगोलिक स्थिति आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखिए, भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय विस्तार जो इसका है वो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिजिट हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। और बच्चे ना हमेशा उत्तरी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में इसमें बहुत ही मतलब कंफ्यूजन में हो जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा अभी तक दूसरा था, लेकिन अब जानते हैं अब पहला हो गया। इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, तो अब हमारा पहला स्थान हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये एग्जाम आपके उसमें पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम विश्व में प्रथम में याद करें तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन है और जनसंख्या के आधार, तो जनसंख्या आप यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा। देखिए, प्रथम है हमारा रूस क्षेत्रफल के आधार पर, और द्वितीय है हमारा कनाडा, तृतीय है चीन, चतुर्थ है यूएसए, पांचवा है ब्राजील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है भारत और आठवां है अर्जेंटीना। तो और अगर हम इधर देखें जनसंख्या के आधार पर, तो देखिए जनसंख्या आपसे इतनी पूछेगा नहीं, तो आप बस पहले नंबर वाली और दूसरे नंबर वाली याद कर लीजिएगा। जैसे पहले नंबर पर अब आपका भारत हो गया है और जो चाइना है वो हमारा दूसरे नंबर पर हो गया है। तो बस आप लोग ये चीज याद कर लीजिएगा। देखिए, अब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है पेपर में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है इसका, ये 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप ना डेटा ध्यान रखिएगा इसका, ये डेटा भूलिएगा मत, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, बलांगू की बूथू है। और अगर सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जो कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु हमारा इंद्रकौल है, जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा लेह में स्थित है। और सबसे जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। तो देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं हमारे इंदिरा कॉल में और इंदिरा पॉइंट में, तो आप लोग इसे कायदे से पढ़िएगा। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी है हमारी 876 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखा से हमारी दूरी पर है। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे जो दक्षिणी भाग वो तमिलनाडु में है,
केप कैमोरियन कन्याकुमारी में स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को बताने का कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आप लोग भी इसे पॉइंट टू पॉइंट अगर मेरा वीडियो कई बार देख लेंगे ना, तो आप लोग को अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है, और तटीय भाग की लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। तो आप लोग देख सकते हैं केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा। और अगर मैं अब बात करूं, जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं कि आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आने हैं, तो आपको ना ये दे सकता है और कोई एक राज्य अलग दिख देगा, फिर आपसे पूछेगा कि ये कौन सा इसमें गलत है। तो आप लोग को ये 5 राज्य है ना, वो बहुत कायदे से ध्यान में रखने हैं कि किन 5 राज्यों से हमारी जो मानक समय रेखा है वो होकर गुजरती है। तो देखिए, वो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है हमारा, आंध्र प्रदेश है और ओडिशा है। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच ना 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है हमारा कुल 9 राज्यों की राज्यों से सीमा बनाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, जैसे कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जिसे सीमा बनाता है, तो हमारा उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। तो देखिए, ये जो 9 राज्य है ना, ये आपके ऑप्शन में देके आप लोगों से पूछ सकता है। ऐसा पूछेगा कि मतलब आपको 5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है मतलब जिसकी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो आप लोग उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब आप लोग को ये चीजें पता होंगी। तो ये चीज आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो ये भी बहुत कायदे से याद रखिएगा कि समुद्री तट से कौन से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये याद रखिएगा। देखिए, गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ये ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। अब हम अगर केंद्र शासित प्रदेश देखें, तो वो 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारे समुद्री तट से लगे हुए, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन और दीव है और पौंडीचेरी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हिमालय को छूने वाले 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमालय को जो है वो कितने राज्य छूते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश छूते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एक है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। तो देखिए, ये ऐसे 11 राज्य हैं ना जो आपके हिमालय को टच करते हैं। देखिए, मैं एक बार आप लोग को और बताती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखिए, पहला आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरा आपका उत्तराखंड है, तीसरा सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है, असम और पश्चिम बंगाल है। तो ये ऐसे 9 राज्य हैं जो आपके हिमालय को छूते हैं। और देखिए, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो छूता है, तो वो जम्मू कश्मीर है और लेह है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हमारा गोवा है, और भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है, और भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। और भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना फ्रेंड्स, वो मेघालय के मौसिनराम में होती है, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में हमारी सबसे कम वर्षा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा।
अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ ले। तो जो देखिए भारत में पाए जाने वाले दर्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे, और जो दूसरा है वह प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे। तो चलिए हम पहला देखते हैं न, हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले जो दर्रे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। और प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में जो पाए जाने वाले दर्रे हैं वो राज्य है महाराष्ट्र और केरल है। और जम्मू कश्मीर में देखिएगा यहाँ 5 प्रमुख दर्रे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं काराकोरम दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में और बुर्जिला दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। बारालाचा दर्रा, तो देखिए ऐसे पूछ लेगा ना कि ये बारालाचा दर्रा आपका कहाँ पे है, तो आपको अब आप तभी बता पाएंगे ना कि ये हिमाचल प्रदेश में, जब आपने इसको पहले पढ़ा होगा। तो देखिए इसकी कुछ हमारी विशेषताएं भी दी हुई हैं कि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4843 मीटर है और जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। मंडी और लेह को आपस में ये जोड़ता है। और अगर हम बात करें सिपकीला दर्रा की, तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4300 मीटर है और जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी पास से प्रवेश करती है। तो देखिए आपसे ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप लोग का जो आंसर होगा वो होगा सिपकीले दर्रे से। तो अब अगर मैं बात करूँ रोहतांग दर्रा, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है और ये हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब याद रखिएगा ना। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 4620 मीटर है और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। तो ये आपसे ये पूछेगा कि मनाली और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा रोहतांग दर्रा। अगर हम सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं और यहाँ के दर्रों को ला भी कहा जाता है। मतलब आपके लिए देखिए ये ना ट्रिक हो जाएगी कि जिसके लास्ट में ला आएगा तो वो दर्रा हमारा सिक्किम में। देखिए जैसे नाथुला दर्रा हो गया और जेलेप ला दर्रा हो गया। तो देखिए नाथुला दर्रा की अगर हम विशेषताएं देखें तो ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणियों से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है और भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक जो महत्व है वो बहुत अधिक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था। व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से होता है। और अगर हम जिलेपला दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराना चाहूंगी। देखिए भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो देखिए इसके फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और असम है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं, तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही है 3 राज्यों से लगी हुई है। देखिए कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू। तो कोटा हो जाएगा आपका। और अगर हम चौथा देखें
तो किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? महाराष्ट्र की है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है कि गुजरात है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गुजरात। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसके आपके जो ऑप्शन है त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है और नागालैंड है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। और भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है असम है, केरल है, कर्नाटक है और पश्चिम बंगाल है। तो आपका सही उत्तर है इसमें कर्नाटक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं तो किस वन में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं या घास स्थल में, मरुभूमि में या शंकु वृक्ष में। तो आपका सही उत्तर होगा घास स्थल में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे स्थित है? तो मसूरी में है, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून। तो आपका जो सही उत्तर है वो है देहरादून। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या उष्णकटिबंधीय वन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। तो फ्रेंड्स अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका 33.3% होगा। अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जो कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दाची ग्राम में पाया जाता है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं कि कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और साइलेंट वैली में दुर्बल और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देखिए ये जो नेशनल पार्क है ना आपका कर्नाटका में स्थित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं तो सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैंग्रोव कहा जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसे हमारा सुंदर वन कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो सबसे अधिक हमारी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आप सभी को पता है कि इसके लिए तो काली मिट्टी अच्छी होती है। तो सबको पता होगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है, ये हर एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं कि मसालों का बगीचा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मसालों की बगीचा हमारे केरल को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।